नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे यूनिट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महासंग्राम प्रश्नों का वीडियो, जहां पर हमें मिलेंगे 150 प्रश्न। 150 प्रश्न मिलेंगे आपको 3 पार्ट में। ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट होगा और यहाँ पर आप सीडीबी के अंदर इसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सभी जो टॉपिक हैं वो पूरे इंक्लूड किए हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। जैसे कि यहाँ पर बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, महत्व है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, है ना, सृजनात्मकता है, सिद्धांत है जिसमें थायरडाइक हुआ, पावलोव हुआ, कोहलर हुआ, जीन पियाजे हुआ, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग, ये सभी मनोवैज्ञानिक के प्रश्न भी इसमें हमने शामिल किए हैं। साथ ही समावेशी शिक्षा, अधिगम के विकार, टोटल चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास को परिभाषित करने का वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम 1774 में किसने प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा प्रश्न। जेबी वाटसन, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात की जाए चाइल्ड डेवलपमेंट को, जो बाल विकास है उसको परिभाषित करने के वैज्ञानिक आधार की, और ये कब की बात यहाँ पर की जा रही है? 1774 में। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, पेस्टोलॉजी। जी हाँ, पेस्टोलॉजी जो था बाल विकास का सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण जो है 18वीं शताब्दी में जॉहन हेनरिक पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर ही अध्ययन करके बेबी बायोग्राफी के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। तो सी विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र मानव जीवन की किस विकासात्मक अवधि तक सीमित माना जाता है? तो यहाँ पर हम बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो ये किस अवधि तक सीमित माना जाता है? हालांकि विकास जो होता है वो पूरे जीवन पर्यंत चलता है, पर यहाँ पर चूंकि हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो ये गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था, या फिर जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था, गर्भाधान से किशोरावस्था की समाप्ति तक, या शेषावस्था से लेकर युवा अवस्था तक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गर्भाधान से लेकर के किशोर अवस्था की समाप्ति तक, ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। देखिए बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार विकास का क्षेत्र गर्भाधान से लेकर किशोर अवस्था के अंत यानी कि परिपक्वता प्राप्त कर लेने तक के परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह सुप्रसिद्ध किताबी कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न जो है पूछा जाता है और निश्चित रूप से आप इसका उत्तर जानते भी होंगे, और जानते हैं तो कमेंट्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर E.L. थायरडाइक, जेपी गिलफोर्ड, B.F. स्किनर, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन बी जेपी गिलफोर्ड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। गिलफोर्ड ने अधिगम की ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। विकास के मस्तकाधुमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की शारीरिक दिशा कैसी होती है? पैर से सिर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होती है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर होगा। आगे देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान में समीप दूरस्थ नियम का विकास किस गति को प्रमाणित करता है? तो ये सिर से पैर की ओर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से बाह्य अंगों की परिधि की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या पैर से धड़कन की ओर? तो यहां पर हम बात करेंगे शरीर के केंद्रीय अक्ष से बाह्य अंगों या परिधि की ओर। जो हमारा बी विकल्प होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो नियम है समीप दूरस्थ का नियम, इसके अनुसार क्या होता है? विकास हमेशा शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर ये होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बाल विकास की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा खिलौनों की आयु यहाँ पर संज्ञा उसे दी गई है? तो यहाँ पर खिलौनों की आयु की बात की जाए तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था। तो जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है निश्चित रूप से इसे यहाँ पर खिलौनों की आयु की संज्ञा जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें उत्तर।
अगला प्रश्न लेते हैं, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह सुप्रसिद्ध किताबी कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जे स्टैनली हॉल, वैलेंटाइन, सिगमंड फ्रायड, ई एल थॉर्नडाइक। इनमें से हमारा उत्तर हो जाता है वैलेंटाइन। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारे लिए एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, बाल मनोविज्ञान की किताबी भाषा में टोली की आयु या गैंग एज विकास की किस अवस्था की मुख्य सामाजिक विशेषता होती है? यहाँ पर है पूर्व शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोर अवस्था या गर्भावस्था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर बाल्य अवस्था। और ये अवस्था जो होती है 9 से 12 वर्ष में बालक जो होते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने हम उम्र साथियों के साथ में सक्रिय समूह या टोली बनाते हैं। तो यहाँ पर इसे टोली की अवस्था या गैंग एज कहा जाता है। आगे लेते हैं, बालक में छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का जो काल होता है वो किस अवस्था को माना जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। किशोर अवस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था होती है इसे मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है रास, उन्होंने बाल्य अवस्था को ही मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। आगे देखिए, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जीन पियाजे, स्टैनली हॉल, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं, इसमें वो प्रश्न भी हमने शामिल किए हैं। तो यहाँ पर स्टैनली हॉल जो होगा वो यहाँ पर अपना उत्तर होगा। स्टैनली हॉल जो थे उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो थी उसमें ये सिद्ध किया था कि किशोर में होने वाले जो शारीरिक और संवेगात्मक बदलाव होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि वे आंतरिक तूफान की स्थिति को पैदा करते हैं। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, बाल मनोविज्ञान में यह मत किसका है? तो ये मत देने वाले जो थे वो यहाँ पर ई एल थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, जीन पियाजे, बी एफ स्किनर। इनमें से थे ऑप्शन बी के साथ में किलपैट्रिक। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, वीर पूजा की भावना बाल विकास की किस अवस्था की एक विशिष्ट सामाजिक विशेषता है? तो यहां पर बात की जाए शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा किशोर अवस्था। जी हाँ, किशोर अवस्था में बालकों के अंदर किसी विशिष्ट व्यक्तित्व जो होते हैं, है ना, जैसे कोई देशभक्त, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी आदि को अपना आदर्श मानने की या उसकी हुबहू नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो यहां पर चरम पर होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली माता पिता की मंद बुद्धि संतान होना या इसके विपरीत होना वंशानुक्रम के किस किताबी नियम के अंतर्गत यहाँ पर आता है? तो देखिए, एक प्रतिभाशाली माता पिता की यदि संतान मंद बुद्धि होती है तो इसे समानता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम या प्रत्यागमन का नियम या अर्जित गुणों का संक्रमण नियम। तो यहाँ पर इसे हम प्रत्यागमन का नियम यहाँ पर कहेंगे। देखिए, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतानों में माता पिता के बिल्कुल विपरीत जो गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की प्रवृत्ति इनमें होती है। आगे देखिए, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लैमार्क, बीजमैन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इन चारों में से बात की जाए बीजमैन की तो यहाँ पर बी विकल्प के साथ बनेगा उत्तर। यहाँ पर बीजमैन के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला बीज कोश जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर ट्रांसफर होता है। आगे लेते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मकता निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित होगी? अभिसारी, अपसारी, अनुकरण आधारित या फिर स्मृति आधारित? तो देखिए यहां पर बात की जाए अपसारी चिंतन की, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और गिलफोर्ड के अनुसार जो सृजनात्मकता होती है उसका संबंध होता है अपसारी चिंतन से, जहां पर बालक जो होते हैं एक ही समस्या के कई अलग अलग और मौलिक समाधान जो होते हैं इसमें खोजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व टॉरेंस की अनुसार सृजनात्मकता का हिस्सा नहीं है? तो हमें देखना है उस तत्व को मौलिकता, धारा प्रवाहिता, अनुशासन, लचीलापन। इन सभी में से बात की जाए ऑप्शन सी की जो है अनुशासन। यहां पर देखिए सृजनात्मकता जो होती है उसके 4 मुख्य तत्व होते हैं जिसमें प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, है ना।
अत्यधिक ज्यादा कड़ा अनुशासन होता है वो क्रिएटिविटी को थोड़ा दबा देता है, तो इसलिए अनुशासन जो है वो इसमें नहीं होगा, है ना। अनुशासन कभी कभी कठोर भी हो सकता है, तो कठोर अनुशासन थोड़ा सा क्रिएटिविटी को दबा देता है। चलिए आगे लेते हैं। बाल विकास के संदर्भ में प्रकृति पोषण विवाद का संबंध क्रमशः किससे है? भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, आनुवंशिक विशेषताएं, विशिष्टताएं और वातावरणीय प्रभाव से, बालक के स्वभाव से, उसके अनुशासन से, जैविक परिपक्वता और विद्यालय की आर्थिक स्थिति से। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा वो होगा आनुवंशिक विशेषताएं, विशिष्टताएं और वातावरणीय प्रभाव से। जी हाँ, बी विकल्प होगा, ये यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में मुख्य रूप से कौन से 3 संवेग जो होते हैं वो पाए जाते हैं? तो देखिए, नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर भय, क्रोध और स्नेह जो होते हैं ये उसमें यहाँ पर पाए जाते हैं, और बाकी संवेग वो वातावरण से धीरे धीरे सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण है? इसमें है रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, मोतियों की माला पिरोना, फुटबॉल को लात मारना। तो यहां पर सी विकल्प मोतियों की माला पिरोना इसमें हमारा सूक्ष्म गामा कौशल जो होगा उसका उदाहरण होगा। बालकों के समाजीकरण में पारिवारिक वातावरण को किस प्रकार की एजेंसी माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर इसमें हम प्राथमिक एजेंसी विकल्प बी की बात करें तो देखिए, परिवार जो होता है वो वातावरण की एजेंसी जो होती है वो प्राथमिक एजेंसी होती है ना। तो सबसे पहले हम अपने घर को देखते हैं, है ना, उसके बाद हम स्कूल विद्यालय वगैरह को देखते हैं, ये हमारे लिए द्वितीयक एजेंसी होती है। चलिए आगे देखिए, क्षणभंगुर संवेग बाल विकास की किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो यहां पर क्षणभंगुर संवेग जो होता है ये शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता होता है। देखिए, शैशव अवस्था जो होती है वहां पर संवेग तीव्र तो होते हैं परंतु वो ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं, यानी कि बालक जिस बात पर तुरंत रोने लगता है, खिलौने मिलते ही उसी क्षण मुस्कुराने भी लगता है। तो आपने देखा होगा, है ना। तो क्षणभंगुर संवेग जो होते हैं वो शैशव अवस्था में देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? जेबी वाटसन, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे या स्किनर? तो इनमें से बात की जाए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी की ये होगा हमारे प्रश्न का उत्तर। और फ्राइड के अनुसार क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक की आदत और रुचि का जो प्रतिरूप बनता है वही उसके भावी जीवन के व्यक्तित्व का स्थायी निर्माण यहाँ पर करता है। आगे लेते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर मुख्य अंतर की बात की जाए, इन दोनों में अध्ययन पद्धति का, क्षेत्र और दृष्टिकोण का, या फिर कार्य प्रणाली की शुद्धता में, या फिर कोई अंतर नहीं। तो देखिए, इनके क्षेत्र और दृष्टिकोण जो होता है उसमें ही इनमें मुख्य अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान केवल बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास जो होता है व्यवहार के साथ साथ विकास के जो पक्ष होते हैं और समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के व्यापक क्षेत्रों का भी अध्ययन इसमें करता है। आगे लेते हैं, बाल विकास के संदर्भ में परिपक्वता से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर परिपक्वता से अभिप्राय क्या होगा? तो पर्यावरण के प्रभाव के कारण बदलाव एक स्वचालित जैविक प्रक्रिया जो अनुमानसिक रूप से निर्धारित होती है, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशलों का अर्जन, औपचारिक शिक्षण का परिणाम। तो यहां पर हम कहेंगे एक स्वचालित जैविक प्रक्रिया जो अनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। यहां पर ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। नवजात शिशु का शारीरिक भार जन्म के समय सामान्यतः कितने पाउंड होता है? तो यहां पर 5 पाउंड है, 7 से 8 पाउंड है, 12 पाउंड है या 3 पाउंड है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ में 7 से 8 पाउंड। जी हाँ, यहां पर 7 से 8 पाउंड का मतलब होता है लगभग 3 किलोग्राम के करीब में। विद्यालय बालक के समाजीकरण की किस प्रकार की संस्था है? तो हमने इस पर बात की थी पहले भी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर विद्यालय जो होता है ये समाजीकरण के लिए द्वितीय संस्था मानी जाती है। आगे देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक जो है वो कौन है? जॉन डीवी ऑसबर्न या किलपैट्रिक आर्मस्ट्रांग? इनमें से ऑप्शन जो बी होगा ऑसबर्न, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। और जो
ऑसबॉर्न थे, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन जो था वो किया था। चलिए आगे लेते हैं। बाल विकास के अंतर्गत पड़ोस को किस श्रेणी के कारक में वर्गीकृत किया गया है? आंतरिक और आंतरिक अनुवांशिक कारक, बाह्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कारक, प्राकृतिक भौगोलिक कारक, जैविक कारक। तो इनमें से बात की जाए विकल्प बी की बाह्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कारक, है ना, क्योंकि पड़ोस जो होता है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण और बाह्य कारक होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? लेमार्क, बीजमैन, मेंडल या डार्विन? तो यहां पर हम बात करें ऑप्शन ए की लेमार्क, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विकास के सिद्धांतों में पारिस्थितिकी प्रणालियां सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां पर यूरी ब्रॉन फ्रेंड-ब्रेबर, लेवाइगोस्की, अल्बर्ट बैंडुरा, बीएफ स्किनर। तो हमारा यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जी हां, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। तो यहां पर इन्होंने पारिस्थितिकी मॉडल दिया था, है ना। चलिए आगे लेते हैं। किस अवस्था में सौंदर्य की भावना, उमंग, नए सपने, असीमित ऊर्जा के कारण इसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, और ये काल जो होता है ये किशोर अवस्था का काल कहलाता है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? और यहां पर इस सिद्धांत की बात की जाए, जब कोई चीज कभी ना रुकती हो, कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, तो सिद्धांत बन जाता है निरंतरता का सिद्धांत। चलिए, बालक अपने रोने से पहले पूरे शरीर का उपयोग करता है, वह बाद में केवल आंख और आवाज का, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहां पर बालक की बात की जाए तो निश्चित रूप से वो निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का या व्यक्तिगत भिन्नता का। तो यहां पर बालक सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत का उपयोग यहां पर करता है। पहले वो सामान्य गतिविधियां करता है, उसके बाद वो विशेष क्रियाएं करना जो है वो सीखता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारे लिए उत्तर होगा। बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह समीकरण किसने दिया? थार्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन। इनमें से ऑप्शन जो बी है वुडवर्थ, ये हमारे लिए उत्तर होगा। किशोरों में यह भ्रम होना कि वे पूरी दुनिया या महफिल के लोग केवल उसी को देख रहे हैं क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आख्यान, काल्पनिक श्रोता, जीवाद, वस्तु, स्थायित्व। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा काल्पनिक श्रोता, ऑप्शन बी। देखिए, डेविड एल्काइन के अनुसार क्या होते हैं, किशोरों में एक अहम केंद्रित भ्रम होता है जिसे काल्पनिक श्रोता कहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वे आकर्षण का केंद्र हैं। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। बालक का भाषा विकास गूंगे से बातूनी बनने का सफर है, इसके तहत बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किसने बताई? बीएफ स्किनर, नेम चॉम्स्की, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होता है वो बन जाता है नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। गैंग एज के दौरान बालक का सामाजिक झुकाव किस तरफ ज्यादा होता है? तो यहां पर निश्चित रूप से गैंग एज है तो उसका झुकाव जो होता है वो अपने हम उम्र साथियों या मित्रों की तरफ ही होगा। ऑप्शन जो बी होगा यहां पर उत्तर होगा। विकास का कौन सा आयाम बालक की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों के बढ़ने से संबंधित है? तो यहां पर बात की जाए उसके शारीरिक विकास की, तो ये बालक की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों के बढ़ने से संबंधित है। बाल विकास के अंतर्गत सृजनात्मकता क्षमता के विकास के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो यहां पर अनुकूल स्थिति की बात की जाए तो वो होगा बालक को स्वतंत्र और खोजी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, बच्चों में वीर पूजा, है ना, हीरो वर्शिप की भावना का चरमोत्कर्ष किस आयु में देखा जाता है? तो इसके ऊपर हम एक प्रश्न पहले भी देख चुके हैं जो किशोरों से संबंधित होता है, और 12 से 18 वर्ष यानी कि ये अवस्था
हीरो वर्शिप के लिए मानी जाती है। बाल विकास का अर्थ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? केवल बच्चे के वजन बढ़ने से, बालक के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम से, केवल कपड़ों के साइज बदलने से, बाल झड़ने से। तो यहां पर हम बाल विकास के मुख्य अर्थ की बात करें तो वो होता है बालक के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम से। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकृति बनाम पोषण। बहस में पोषण से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर बात की जाए, हमारे जीन्स, वातावरणीय और सामाजिक प्रभाव, मां का दूध, आनुवंशिक कोडिंग। तो यहां पर वातावरणीय और सामाजिक प्रभाव, जी हाँ, वातावरणीय और सामाजिक प्रभाव जो होते हैं ये यहां पर उत्तर होगा। बच्चों की त्रुटियों को बाल विकास में किस रूप में देखा जाता है? एक बहुत बड़ा अपराध, एक अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और उनकी सोच की खिड़की है। यह मंदबुद्धि का लक्षण है, इसे तुरंत मिटा देना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं इनके, ये निश्चित रूप से उनके अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और उनकी सोच की खिड़की होती है। तो यहां पर इसे अपनाना हमें चाहिए। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे प्रश्न के लिए उत्तर होगा। बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में तीव्र होती है? तो यहां पर संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है निश्चित रूप से ये बाल्य अवस्था में बहुत सबसे ज्यादा तीव्र होती है। आगे लेते हैं, गंदी अवस्था विकास की किस अवस्था का उपनाम है? तो यहां पर शैशव, बाल्य, किशोर अवस्था है, गर्भावस्था। तो जो बाल्य अवस्था होती है इसे गंदी अवस्था विकास की अवस्था का यह उपनाम है। बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि की प्रगति कैसी होती है? तो यहां पर पूरी तरह, गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहां पर हम कहेंगे कि बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि की प्रकृति जो होती है वो केवल मात्रात्मक होती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। थार्नडाइक के अभ्यास नियम के अंतर्गत अनुप्रयोग का नियम क्या स्पष्ट करता है? तो ये पुरस्कार मिलने पर जो अधिगम होता है वो स्थायी होता है। यदि किसी सीखे हुए कार्य को लंबे समय तक ना दोहरा जाए तो उसका विस्मरण होने लगता है। मानसिक तैयारी अनिवार्य है या आंशिक क्रिया आवश्यक है? तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो होगा, यदि किसी कार्य को, सीखे हुए कार्य को लंबे समय तक ना दोहराया जाए तो उसका विस्मरण होने लगता है, हम उसे भूलने लगते हैं। पालाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन को तकनीकी भाषा में क्या कहा गया था? तो यहां पर भोजन को इस तकनीकी भाषा में क्या कहा गया था? तो यहां पर अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक या अनुबंध रहित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक। तो यहां पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार यदि किसी छात्र के सही उत्तर देने पर शिक्षक उसे तुरंत शाबाश कहता है या चॉकलेट देता है तो यह किसका उदाहरण है? तो यहां पर ये उदाहरण जो होगा वो ऋणात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, विलोपन, दंड, इनमें से ये होगा धनात्मक पुनर्बलन का। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। कोहलर के सूझ के या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सूझ के उदय होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है? तो देखिए सूझ के उदय होने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में यदि हम बात करें तो समस्या का संपूर्ण रूप में साक्षात उपस्थित होना। जब समस्या संपूर्ण रूप में साक्षात उपस्थित होती है तब सूझ का उदय होता है। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के इस फर्स्ट पार्ट से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।